नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश के अलग अलग शहरों से ऑक्सीजन की किल्लत की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और अभी भी जो किल्लत है वो पूरी नहीं हो पाई है। गुजरात की बात करते हैं जहां पर 14,352 मामले हैं इस वक्त, और सूरत वो जगह है जहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत इस वक्त देखी जा रही है। अस्पतालों का अब नए मरीजों को भर्ती करने से वो इनकार करने लगे हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल भी जो है वो अब नए मरीजों को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ जुड़ गई है हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनेस। पूर्वा, किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर नजर आ रही है और क्या पूरे सूरत शहर में ये स्थिति है या कुछ अस्पताल ऐसे हैं? जी अदिति, आपको बता दें कि सूरत में जो है दो बड़े अस्पताल है। जो एक है वो सिविल अस्पताल है और दूसरा है समर अस्पताल जो कॉरपोरेशन का अस्पताल है। तो उसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल है वो करीबन 400 के करीब है। तो आईएमए से भी जब हमने बात की तो आईएमए का भी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यहाँ का जो रीजनल हेड है उनका भी यही कहना है कि सूरत को 230 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन की जरूरत है और मिल रहा है सिर्फ 150 मेट्रिक टन। तो जो केंद्र सरकार से जो गाइडलाइंस है, जितना हर राज्य को मिलना चाहिए उसके हिसाब से जो गुजरात को मिलता है 1000 मेट्रिक टन और उसमें सूरत को अभी मिल रहा है 150 मेट्रिक टन। और यहाँ के डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये काफी कम है क्योंकि पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे आप भी बता रहे थे, सूरत में भी अभी सिविल अस्पताल में भी ऐसे हालात हुए हैं कि वो नए पेशेंट्स को एडमिट करने अभी उन्होंने बंद किया है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो सिविल की अगर बात करें तो सूरत के जो आजू बाजू के जो इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके भी है, वहां से भी लोग सूरत सिविल अस्पताल में आते हैं, वहां पे रेकमेंड करके वहीं पे आते हैं क्योंकि ग्रामीण में तो भारी मात्रा में हॉस्पिटल्स की कमी है और वहां पे ट्रीटमेंट और इलाज भी ठीक से नहीं होता है, इसलिए उनको डॉक्टर्स सिविल अस्पताल में भेजते हैं। लेकिन वो जो दूर दूर से आ रहे पेशेंट्स है अभी उनको भी लेना बंद किया है क्योंकि अस्पतालों का कहना है कि हमारे पास जितना ऑक्सीजन है वो जो पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड है उन्हीं के लिए अभी वो यूज कर रहे हैं और दूसरे अगर पेशेंट्स एडमिट कर लिए तो वापस से भारी मात्रा में ऑक्सीजन की किल्लत हो जाएगी और इसीलिए ये हालात है सूरत के बड़े अस्पतालों के। पूर्वा, यहाँ पर क्या कुछ कहना है प्रशासन का, सरकार का? क्या कोई फौरी इंतजाम किया जा रहा है ताकि जो इस वक्त जो किल्लत आ रही है कम से कम उसको ठीक किया जा सके? जी, यहाँ से प्रशासन का भी यही कहना है, जो कलेक्टर है उनका भी यही कहना है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और वो मांग बढ़ रही है और इसके लिए कुछ प्रशासन की ओर से, जो राज्य सरकार की ओर से भी करना चाहिए क्योंकि अगर ये जल्द से जल्द ठीक नहीं हो पाई स्थिति तो जो ऑलरेडी पेशेंट ऑक्सीजन पे है उनको तो प्रॉब्लम होगी ही, वहाँ पे ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा हो जाएगी उनको, और जो नए पेशेंट्स है वो भी, उनको भी ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी जिससे बहुत ज्यादा मौत के आंकड़े भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो कलेक्टर और सबका भी यही मांग है कि ऑक्सीजन जो दिया जाता है सूरत को उसको बढ़ाया जाए। जैसे 230 मेट्रिक टन की जरूरत है, अभी फिलहाल सिर्फ 150 मेट्रिक टन मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया पूर्वा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हम दिल्ली से सब खबरें सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश से सुन रहे थे, मध्य प्रदेश से सुन रहे थे, अब गुजरात से भी खबर आ रही है जहां पर सूरत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। और ये जो महामारी चल रही है इससे बचने की एकमात्र जो उम्मीद की किरण नजर आती है वो है वैक्सीन इसका। और अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण करवा सकेंगे और इसके लिए कोविन और आरोग्य सेतु ऐप जो है उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इस काम के लिए पोर्टल खुल चुके हैं, लेकिन पोर्टल में शुरुआत में लोगों को दिक्कत आई क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की तो शुरुआत में क्रैश भी हुई ये साइट। लेकिन अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कल 1 करोड़ 33 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हालांकि आखिरी कुछ घंटों में ही ये रजिस्ट्रेशन हो पाया है क्योंकि शुरुआत में वो चल नहीं रहा था और 27 लाख तक हिट आए हैं जिसकी वजह से इसमें दिक्कत देखी गई। और कोविन ऐप के प्रमुख RS शर्मा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि कोविन पर दिन खत्म होने तक 1 करोड़ 33 लाख रजिस्ट्रेशन हुए और 2 करोड़ 78 लाख SMS इस पर भेजे गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए।
तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लेकिन आंकड़े जो हैं वो जो स्थिति बता रहे हैं वो थोड़ी डराने वाली है। अभी राज्यों के पास जो टीके पहले से मौजूद हैं वो भी काफ़ी नहीं है, यानी कि जो 45 पार के लोगों को लग रहे हैं वही वैक्सीन अभी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में जब 1 मई से नए लोगों को, जो 18 पार के लोगों को भी लगना शुरू हो जाएगा, तब किस तरह की दिक्कत आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। राज्यों को टीका निर्माता कंपनी की तरफ से भी अब तक साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि क्या स्थिति है और इन परिस्थितियों में 1 मई से जो टीकाकरण होगा उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। परिमल कुमार की रिपोर्ट। 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण को लेकर 18 साल से ऊपर के लोगों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। कोविन और आरोग्य सेतु के जरिए वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑन स्पॉट जाकर टीका लेने की सुविधा उम्र के इस दायरे में आने वाले लोगों को नहीं होगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो टीके का स्टॉक पहले से राज्यों के पास मौजूद है उनका इस्तेमाल 18 से 45 साल के बीच के लोगों में नहीं किया जा सकता है। वैसे फिलहाल राज्यों के पास कुल 1,19,19,892 डोज ही मौजूद हैं और 57,70,000 की सप्लाई होनी है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के पास फिलहाल महाराष्ट्र में 5,06,319, उत्तर प्रदेश में 12,92,837, दिल्ली के पास 4,47,410, गुजरात के पास 6,21,740, कर्नाटक में 3,46,685 और छत्तीसगढ़ के पास स्टॉक में 3,38,963 टीके ही हैं। 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण को लेकर अब तक साफ नहीं है कि टीके की कितनी सप्लाई राज्यों को मिल रही है, तो यहां भी समस्या डिमांड और सप्लाई पर अटकी है। एक तरफ टीकाकरण अभियान में तेजी लाने पर जोर है, तो वहीं अभाव में कई राज्यों ने टीकाकरण की रफ्तार पर ब्रेक भी लगाया है। ऐसी सूरत हाल में नए अभियान के 3 दिन पहले अगर बहुत चीजें साफ ना हो तो चिंता लाजमी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और उधर सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन कोविशील्ड की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। SII के CEO आदार पूनावाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यों को ये वैक्सीन 300 रुपए प्रति डोज में अब बेची जाएगी। कंपनी ने पहले ये कीमत 400 रुपए तय की थी। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद केंद्र ने राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की छूट दे दी है, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कीमतों का ऐलान किया था, जिसके तहत प्राइवेट अस्पताल को ये वैक्सीन 600 रुपए प्रति डोज दी जाएगी और अब राज्यों को 300 रुपए प्रति डोज। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहे हैं कि केंद्र को जब 150 रुपए में दी जा रही है वैक्सीन, तो राज्यों को 300 रुपए में क्यों? यहाँ पर आपको आदार पूनावाला का ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने ऐलान किया कि सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से मानवता के नाते मैं राज्यों के लिए इसकी कीमत 400 रुपए डोज से घटाकर 300 रुपए करता हूं, जो तुरंत प्रभावी होगी। इससे राज्यों को हजारों करोड़ की बचत होगी, इससे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होगा और अनगिनत जिंदगियां बचेंगी। दिल्ली में ये लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता है, लेकिन बावजूद उसके कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है। साथ ही मौतों का मामला भी कम होता हुआ नजर यहां पर नहीं आ रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 368 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। पॉजिटिविटी रेट अभी भी करीब 32% चल रहा है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 26,000 नए मामले सामने आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अस्पतालों पर किस तरह का दबाव होगा। एक्टिव मरीजों की तादाद दिल्ली में 1 लाख के पार हो गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। कोरोना से हजारों लोग रोज किसी अपने को खो रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौतों में फिलहाल कमी भी नहीं आ रही है। कहीं तो पूरे के पूरे परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गए हैं। परिस्थितियां इस हद तक बेकाबू हैं कि कुछ लोगों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। दिल्ली में प्रीतम सिंह और उनके साथी उन लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिनकी कोरोना से घर पर ही मौत हो गई है। ये लोग सरकारी आंकड़ों में दर्ज भी नहीं होते। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। हम 2 लोग हैं, सोसाइटी वालों को बोला हेल्प करा दो, वो डर रहे हैं। क्या हमारे घर में बाल बच्चे नहीं है? 73 साल की मदर है मेरी। 2 लोगों से नहीं उठ पाएगी। 2 लोगों से बॉडी कहाँ उठेगी सर? फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतारनी है। तीसरा बंदा चाहिए। हमारे को ये महसूस होता है कि यहाँ पे किसी आदमी की डेथ नहीं है, इंसानियत की डेथ हुई है। बिल्कुल इंसानियत खत्म हो गई है। ये तस्वीरें रुला देने वाली हैं। 48 साल के प्रीतम सिंह और उनके साथी देवेंद्र
दिल्ली के रानीबाग में एक बुजुर्ग का शव अंतिम संस्कार के लिए लेने आए हैं। 70 साल के एएन यादव की मंगलवार रात कोरोना से मौत हो गई। परिवार में अंतिम संस्कार कराने वाला भी कोई नहीं है। पत्नी बुजुर्ग हैं और वो भी कोविड की शिकार हैं। सिर्फ एक बेटी है जो नीचे असहाय खड़ी है। वो बेटा है। कोविड साहब मैम घर पे सिर्फ आपकी मदर है, उनके साथ कोई है? नहीं, अभी तो फिर सिस्टर भी है उनके पास ही। और मदर सिर्फ अकेले हैं घर पे आपके? मैम क्या बेड नहीं मिल पाया सर को कल? हाँ, उनको बेड नहीं मिल पाया। हम लोग 2 दिन से परेशान हो रहे थे बेड के लिए। पहली मंजिल से शव उतारना था और 2 लोग मदद मांग रहे थे। प्रीतम कहते रहे कि पीपीई किट पहनकर आ जाओ, लेकिन तमाशबीन सोसाइटी वाले तैयार नहीं हुए। ग्लव्स दे दे, एक ओवरकोट दे दे ते N95 मास्क दे दे। बुजुर्ग को अंतिम यात्रा के लिए 4 कंधे भी नसीब नहीं हो पाए। क्या सोसाइटी में किसी ने लिख के दिया है कि किसी और के घर पे कोरोना से डेथ नहीं होगी? किसी को सर्टिफिकेट मिला है? प्रीतम और उनकी टीम अब तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ लगभग 322 शवों का अंतिम संस्कार करा चुकी है और इस सुविधा के लिए ये लोग 1 रुपया तक नहीं लेते। शव को अपनी एम्बुलेंस में शमशान तक पहुंचाकर अंतिम संस्कार तक कराते हैं। हमें ज़्यादा जो कॉल्स आती हैं वो लोग की वो घरों से आती है जो अनक्लेम्ड हैं, जो गवर्नमेंट के किसी भी खाते में नहीं है कि कितनी डेथ्स हो रही हैं। तो हमें वहाँ से कॉल ज़्यादा आती है कि जो घर में जाके कोई भी उसकी बॉडी नहीं उठा रहा। ना एम्बुलेंस वाले जा रहे हैं, ना डिपार्टमेंट्स के कोई जा रहा है, ना एमसीडी से जा रहा है, ना किसी हॉस्पिटल से जा रहा है। तो प्रशासन भी इस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वो जाके वो बॉडीज हम उठा के क्रिमेशन के लिए लेके आते हैं। पेशे से प्रीतम व्यवसायी हैं और देवेंद्र फोटोग्राफर। मरने वाला अगर मुसलमान है तो उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं और अगर हिंदू है तो उसे शमशान घाट ले जाते हैं। प्रीतम हमारे जरिए एक संदेश देना चाहते हैं। जो हमें गुरु साहब ने सिखाया हम उसी पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि मानस जो है अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। कहते हैं भगवान को और अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके लोग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्रीतम और उनके साथी किस तरीके से उन शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिनके परिवार वाले उनको नहीं ले जा पा रहे हैं शमशान घाट तक। शायद भगवान है और भगवान इंसान के रूप में है। सहयोगी अशोक महाले के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो ऐसी कई कहानियां हैं जो आपके दिल को छू भी लेंगी लेकिन बहुत दुख भी पहुंचाती हैं। दिल्ली में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर शुरू तो हुआ, जब शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि अब बेड की कमी कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। सेंटर को खुले 3 दिन भी हो चुके हैं, लेकिन यहां बदइंतजामी के चलते मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं। बेड खाली पड़े हैं लेकिन दाखिला नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। हमारे संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। आप लोग भी हमारा साथ नहीं दोगे। मैंने कर दिया आपका। उर्मिला भार्गव का दर्द यह बताने के लिए काफी है कि दिल्ली के छतरपुर के सरदार पटेल कोविड सेंटर का क्या हाल है। मेरा बेटा है दीपांशु भार्गव, तो मेरा बेटा परसों से एडमिट है। कोई अंदर कोई नहीं है फैसिलिटी। यह तकलीफ केवल उर्मिला भार्गव की ही नहीं है। मोहन गार्डन के प्रशांत शर्मा भी परसों से यहाँ एडमिट हैं। बहन, पत्नी और बेटा सब परेशान हैं। सरदार पटेल कोविड सेंटर की यह सबसे बड़ी दिक्कत है। दिल्ली सरकार और आईटीबीपी मिलकर चला रही है। 500 बेड का यह सेंटर सोमवार को खुला, पर अब तक करीब 250 बेड पर ही मरीजों का दाखिला हो पाया है। वजह बाकी बेडों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पाया है। ऊपर से यहाँ वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा तो है ही नहीं। ये अंदर ऐसा जी वेट करना पड़ रहा है, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत कोई डॉक्टर वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा जैसे देखते हैं, क्योंकि आईसीयू के जो पेशेंट आते हैं उनके लिए आईसीयू नहीं बना रखा यहाँ पे। वो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, कई हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, कहीं मतलब डॉक्टर बात नहीं कर रहे। हॉस्पिटलों का तो बहुत ही गंदा हाल है। जिन मरीजों को कोरोना हुआ है वह बड़ी उम्मीद से यहाँ आते हैं और यहाँ आने पर
कईयों को निराशा मिलती है। गेट पर कोई ढंग से बताने वाला नहीं है। कहा जाता है आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास होगा तभी दाखिला मिलेगा, या फिर पूछा जाता है आप दिल्ली के हो या नहीं। तो ये हाल है दिल्ली के छतरपुर में बने कोविड केयर सेंटर का। मरीज को या तो जगह नहीं मिल पा रही है या मिल रही है तो यहाँ के हालात को देखकर हैरान और मायूस हैं। ऐसा लग रहा है कि देश के बीमार लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और इस तरह की परिस्थितियों में जब लोग एक दूसरे की मदद को आगे नहीं आते या संवेदनशील हो जाते हैं, वो खबरें बेहद दुख पहुंचाती हैं। यूपी के जौनपुर में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग अपनी पत्नी का शव साइकिल से ले जाने को मजबूर दिखे। ये घटना अंबरपुर गांव की है, जहां महिला की कोविड से मौत होने के बाद एम्बुलेंस शव को गांव में छोड़कर चली गई। कोविड की वजह से गांव वालों ने गांव में अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, विरोध किया तो बुजुर्ग शव को नदी में प्रवाहित करने के लिए साइकिल से ही निकल पड़े। हालत ऐसी थी उनकी कि वो शव समेत साइकिल से गिर गए, लेकिन फिर भी किसी का दिल नहीं पसीजा और वो बुजुर्ग मायूस होकर सड़क किनारे बैठ गए। बाद में जब किसी ने पुलिस को इत्तला दी, तब पुलिस ने आकर मदद की और उनका अंतिम संस्कार करवाया। पिछले कुछ दिनों महाराष्ट्र से ऐसे आंकड़े आए कि वो उम्मीद जगा रहे थे, लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाबंदियों का असर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही जाहिर कर रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। पिछले 24 घंटों में 985 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जो रिकॉर्ड है। इस दौरान यहां पर कोरोना के 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। पूरे राज्य में अगर बात की जाए एक्टिव मरीजों की, तो ये संख्या 6,73,000 के पार हो चुकी है। कल सबसे ज्यादा मामले और मौतें पुणे में रिपोर्ट की गई। यहां पर 24 घंटे में 9,472 नए केस सामने आए और 169 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटों में 4,966 नए मामले सामने आए हैं और 78 लोगों की मौत हुई। नागपुर की अगर बात करें तो यहां भी मामले बढ़े हैं। 7,984 केस सामने आए और 83 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं ठाणे में 1,933 नए केस सामने आए और 92 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई में 6,28,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं और पूरे महाराष्ट्र में 42 लाख से ज्यादा लोग बेड, ऑक्सीजन और दवा की कमी के कारण होम आइसोलेशन वाले कई मरीज बेहद परेशान हो रहे हैं और कुछ तो दम भी तोड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। 72 साल के ये मरीज कोविड पॉजिटिव हैं, घर पर ही ऑक्सीजन पर हैं। 25 लोगों से गुहार के बाद एक सामाजिक संस्था से ऑक्सीजन की मदद मिली। We were looking out for an oxygen cylinder for my Masaji who is 72 years old. मैं अपने मौसाजी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रही थी। 4 घंटे तक हमें इधर से उधर लोग घुमाते रहे। इसके बाद मुझे नेश संस्था का कांटेक्ट मिला, फिर कुछ ही घंटों में हम तक मदद पहुंची। In one call, in 2 rings. ये हातिम दोहाडवाला हैं, अपने 75 वर्षीय ससुर के लिए बेड ढूंढ रहे हैं। बेड की किल्लत के बीच घर पर ही ऑक्सीजन देकर मरीज को बचाने की कोशिश है, पर ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ भी बड़ी समस्या है। डॉक्टर ने बोला कि अभी इनको पहले ऑक्सीजन दो, तो ऑक्सीजन से अगर कंट्रोल हो जाता है तो एडमिट करने की जरूरत नहीं। वैसे हॉस्पिटल में जगह भी है नहीं। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है ऑक्सीजन ढूंढने में, मिल नहीं रहा है और जहाँ मिल रहा है वहाँ बहुत लाइन भी लगी है और परेशानी हो रही है और कहीं कहीं जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना भी नहीं मिल रहा है। अंजुम सैयद अब कोविड नेगेटिव हैं, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी घर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। एक सिलेंडर भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ पा रहे हैं। ये मेरी अम्मी है अंजुम सैयद, ये ऑक्सीजन इनका चालू है। ये हमने प्रोक्योर किया है नेश से, जो NGO फाउंडेशन है उनसे। ये नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती, क्योंकि कहाँ पर भी पूरे बॉम्बे में कहाँ नहीं मिला। अम्मी की उम्र है 72, ये कोविड पॉजिटिव थी, बट घर में लेकर आके इनको ऑक्सीजन की जरूरत है करके रोज डेली का एक सिलेंडर लग रहा है। घरों में ऐसे हजारों मजबूर मरीज हैं जिन्हें अस्पतालों में जगह न होने के कारण घर पर ऑक्सीजन देकर ठीक करने की कोशिश है, लेकिन ऑक्सीजन मिलने में देरी और किल्लत मरीजों को न सिर्फ गंभीर कर रही है बल्कि जान भी ले रही है। यहाँ हम लोग थोड़े थोड़े कुछ सिलेंडर रख के लोगों की सेवा करते हैं, जो खास करके उन लोगों की जो होम आइसोलेशन कर रहे हैं या जिनको हॉस्पिटल ने जल्दी छोड़ दिए,
कि भाई आप ये बाकी का इलाज आप घर पे ऑक्सीजन का करवा लो। यानी बहुत सारे पेशेंट जो होम ट्रीटमेंट करते हैं वो गुजर भी जाते हैं, किसी को तो हम या वो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं तब तक वो बंदा यानी यू नो लाइक ही पासेस अवे। कई मेरे पास ऐसे मैसेज हैं कि लोगों ने 2-2 घंटे ट्राई किया कि कहीं बेड मिल जाए ताकि जो उनके मरीज हैं उनको वहाँ एडमिशन करा दें, उनकी जो मरीज है वो ठीक हो जाए, लेकिन कहीं भी उन्हें बेड नहीं मिला और आखिर में उनके जो परिवार का जो व्यक्ति था उसने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में 42,64,936 लोग होम आइसोलेशन में हैं। मुंबई में 6,28,854 लोग घरों में क्वारंटीन हैं। यानी कि 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाली मुंबई में 100 में हर 5 व्यक्ति घर पर इलाज करवा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बेड, ऑक्सीजन, दवा की किल्लत के बीच बेहद जरूरी है कि होम आइसोलेशन वाले मरीज शुरुआत से ही डॉक्टर के संपर्क में रहें और 7वें दिन चेस्ट CT स्कैन करवाएं ताकि बीमारी का स्टेटस समय पर पता चल सके और मरीज गंभीर होने से बच सकें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। गुरुग्राम के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, जिससे अस्पताल प्रशासन के साथ साथ मरीजों के तीमारदार भी बेहद परेशान हैं। वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौतों की वजह से शमशानों में अब अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं बची है। कुछ जगह तो शमशान की पार्किंग में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट। 33 साल के सिद्धांत और उसकी 30 साल की बहन सृष्टि अपने 67 साल के पिता के लिए ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे। पिता गुड़गांव के मेयोम अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। मेरे पिता NIV सपोर्ट पर है, जिन्हें हर घंटे 60 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उन्होंने हमसे ऑक्सीजन लाने को कहा, लेकिन कुछ मिनट में ही सिलेंडर खत्म हो गए। ICU के 19 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, इनमें से 6 वेंटिलेटर पर हैं। कुल 75 कोविड मरीज हैं। हमारे पास सिर्फ 45 मिनट के लिए ही सप्लाई है। मरीज के परिवार वाले सिलेंडर भरवाकर हमें मदद कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन ये साफ नहीं है कि हमें कब सप्लाई मिलेगी। 45 minutes of time is too less. मेयोम अस्पताल दिन भर सिलेंडर से काम चलाता रहा, जिसे या तो मरीजों के घर वाले लाए या उसका स्टाफ भरा कर लाया। लेकिन इस तरह की गुहार गुड़गांव के लिए इन दिनों आम बात बनी हुई है। हमारे पास 10 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, बाकी 12 को ज्यादा ऑक्सीजन फ्लो चाहिए। उनकी जिंदगी खतरे में है, सप्लाई अनियमित है। हमें रुक रुक कर ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं है। गुड़गांव प्रशासन ने अब 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो ऑक्सीजन का इंतजाम देखेगी। कमेटी देखेगी कि 10 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमेशा उसके पास रहे, जिसका इमरजेंसी में इस्तेमाल हो सके। गुड़गांव को फिलहाल 35 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोज मिलते हैं, जिनमें 20 मैट्रिक टन भिवाड़ी राजस्थान के आइनॉक्स से लिए जाते हैं। 15 मैट्रिक टन पानीपत की एयर लिक्विड कंपनी से आते हैं। भिवाड़ी का ऑक्सीजन रोज कंपनी के टैंकरों से आएगा और अस्पतालों के टैंक तक जाएगा। पानीपत का ऑक्सीजन प्रशासन अपने टैंकरों से गुड़गांव के 3 रीफिलिंग स्टेशनों में लाएगा। यहाँ से वो उन अस्पतालों के पास जाएगा जिनके पास अपने टैंक नहीं हैं। फिलहाल गुड़गांव में शवों के अंतिम संस्कार की जगह नहीं बची है। मदनपुरी रामबाग शवदाह में एम्बुलेंस की लंबी कतार है। यहाँ तक कि खुले ट्रकों में शव आ रहे हैं। यहाँ दिन में 30 शवों का अंतिम संस्कार हो सकता है, लेकिन अब कई गुना ज्यादा शव आ रहे हैं। अब जो यहाँ क्यू है, हमारा नंबर आए, टर्न आएगा तो 2.5 घंटे से आप लोग इंतजार। 2 घंटे लगता है। 2 घंटा हो गया करीब। अब जिनका मेरी माता जी है गंगा देवी, हम लोग 6 बेटे हैं, 6 बेटे आए हैं। यहाँ तक कि पास की पार्किंग की जगह भी दाह संस्कार के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को बस 7 मौतें हुई और मंगलवार को 10, लेकिन सोमवार को ही यहाँ 90 अंतिम संस्कार हुए और मंगलवार को 60। अधिकारियों ने इस अंतर के लिए कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि दिल्ली गाजियाबाद से आ रहे मरीजों की वजह से ये संख्या बढ़ी है। गुड़गांव में अभी रोज 3,500 से ज्यादा केस आ रहे हैं। फिलहाल 29,682 एक्टिव केस हैं। पॉजिटिविटी रेट 32% है। अब तक 446 मौतें हो चुकी हैं। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है और ये मशहूर है अपनी ऊंची इमारतों के लिए, पर आज ये सुर्खियों में है शमशान घाटों में लगी लंबी कतारों के लिए।
और अपनों को सम्मान पूर्वक विदाई देना तक संघर्ष बन चुका है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर राजधानी रायपुर के सबसे बड़े भीमराव अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर एक जीवित बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया गया और बेहोशी की हालत में महिला को चिता पर भी लिटा दिया गया। तभी अचानक उनके शरीर में हरकत हुई और जैसे तैसे उन्हें एम्बुलेंस से वापस अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां पहुंचकर देर हो चुकी थी। कुछ देर के बाद ही महिला ने वहां पर दम तोड़ दिया। कोविड की महामारी से हर तरफ लोगों की मौत हो रही है और सब ऐसे सुन्न हो गए हैं कि अब जिंदा लोग भी मुर्दा बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 72 साल की एक बेहोश महिला को डॉक्टरों ने ठीक से जांच किए बिना ही मृत बता दिया। मायूस घर वाले भी चिता पर लिटाने का इंतजाम करने लगे तो उनके शरीर में हरकत हुई। पता चला वो जिंदा हैं। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई और वापस अस्पताल भेजा गया, लेकिन वो बच नहीं पाईं। रायपुर के गोकुल नगर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। नानी की तबीयत खराब है, नानी को कोई कोविड सिम्टम नहीं था, लेकिन सही वक्त में शायद ऑक्सीजन मिलता, सही वक्त में चेस्ट कंप्रेशन मिलता या एक ड्रिप लगा देते या कुछ भी, है ना, क्योंकि बीपी भी आ रही थी, ऐसा नहीं कि बीपी नहीं आ रही थी। हाँ, दोबारा लेके गए, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, कोई प्राइवेट में नहीं था, उन्होंने बोला वेंटी करा लो, तो हम कहाँ से खोजेंगे ना उनको बीपी ना शुगर कुछ नहीं। अस्पताल में कितने दिनों से थी? आज ही गए हम, तुरंत इमीडिएट जैसे। एक और जान जो लापरवाही की भेंट चढ़ गई। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसपे 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है टॉप न्यूज में, 18 साल से पार के जो उम्र वाले लोग हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए अब रजिस्ट्रेशन की बाढ़ आ गई है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। ऐसे में सवाल है कि कैसे होगी ये वैक्सीनेशन की कार्रवाई पूरी। दूसरी खबर है, कर्फ्यू के बाद भी बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में बिगड़ते जा रहे हालात, अस्पतालों में होने लगी है दिक्कत। और तीसरी खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर पाबंदियां जो हैं उनका असर अब तक नजर नहीं आया है। एक दिन में 1000 के करीब मौतें, हालांकि मुंबई में मामलों में कुछ कमी आई है। चौथी खबर है दिल्ली से, जहां पर इंसानियत के दूत है 2 दोस्त अब तक 322 कोरोना मरीजों के शवों का कर चुके हैं अंतिम संस्कार। और पांचवी खबर असम से, जहां पर 18 छोटे बड़े भूकंप के झटकों से हिला है असम, 10 लोग घायल हुए हैं और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, इस पोल में जाकर आप हिस्सा ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और इसमें शामिल होइए और चुन लीजिए अपनी पसंद की खबर। उस खबर को हम आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।